नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स में आज अपन बात करेंगे आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की। इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों को आंकड़ों का संग्रहण करना बताया। उसमें अगर थोड़ा सा विचार करें तो उसमें अपन बात कर रहे थे आंकड़ों की, और आंकड़ों के बाद अपन ने बात की आंकड़ों के प्रकार की, जिसमें अपन ने दो प्रकार से आंकड़े देखे थे। पहले आपका प्राथमिक आंकड़े था, दूसरा द्वितीयक आंकड़े, और द्वितीयक आंकड़े को अपन गौण आंकड़े के नाम से भी जानते हैं। फिर प्राथमिक आंकड़े कौन से आंकड़े थे दोस्तों? प्राथमिक आंकड़े अपन वो कह रहे थे कि अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रारंभ से जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे उन आंकड़ों को अपन प्राथमिक आंकड़े कह रहे थे। और द्वितीयक आंकड़ों के लिए अपन कह रहे थे कि प्राथमिक आंकड़ों का इस्तेमाल करके नए जो आंकड़े बनाए जाते हैं वो आपके द्वितीयक आंकड़े होते हैं। फिर अपन ने दोस्तों बात की प्राथमिक आंकड़े की विधियों की, जिसमें अपन ने पहली विधि प्रत्यक्ष विधि पढ़ी, दूसरी परोक्ष विधि, ठीक है। और अगर द्वितीयक आंकड़ों की विधियों के बारे में बात करें तो अपन दो प्रकार से विधियां पढ़े थे, एक प्रकाशित और एक अप्रकाशित। प्रत्यक्ष विधि में जो प्राथमिक आंकड़ों की प्रत्यक्ष विधि थी उसमें अपन ने पढ़ा कि कोई भी अनुसंधानकर्ता स्वयं जाके जो डेटा एकत्रित करता है वो आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है। परोक्ष विधि में अपन बात करते हैं अनुसूचियां भरवा के, प्रश्नवाली भरवा के, संवाददाता द्वारा और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान द्वारा। बहुत सारे तरीके अपन ने बताए परोक्ष विधि में, और उम्मीद करता हूं कि वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई थी। फिर द्वितीयक आंकड़े में अपन ने दो प्रकार के डेटा पढ़े थे, जिसमें अपन पहले तो बात कर रहे थे प्रकाशित डेटा की, और बाद में अपन बात कर रहे थे अप्रकाशित डेटा की। मतलब प्रकाशित डेटा का मतलब ये हो गया कि किसी भी अर्ध सरकारी द्वारा या किसी भी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा या अर्ध सरकारी द्वारा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इनके द्वारा जो डेटा प्रकाशित किया जाता है किसी भी पत्र पत्रिकाओं में, किसी भी मैगजीन वगैरह में, तो वो आपके प्रकाशित थे। और दूसरा अप्रकाशित डेटा में अपन ने बताया कि कुछ डेटा कलेक्ट तो कर लिया जाता है लेकिन वो किसी कारणवश उसको प्रकाशित नहीं कर पाते, वो केवल अपने पास वो डेटा रखते हैं। ऐसे डेटा को अपन अप्रकाशित डेटा कह रहे थे। तो दोस्तों ये सारी चीजें अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और आज उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पहले अपन उसकी चर्चा कर लेंगे, उनके बारे में समझ लेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, फिर अपन बात करेंगे आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पूर्व में प्रकाशित ऐसे आंकड़े जो राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अपनी किसी योजना के लिए उपयोग में लाए जाएंगे, ठीक है। और ऐसे कौन से आंकड़े होंगे दोस्तों? पहला ऑप्शन दे रखा है प्राथमिक आंकड़े, दूसरा द्वितीयक आंकड़े, तीसरा सांख्यिकीय आंकड़े, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्व में प्रकाशित, वो उन डेटाओं की बात कर रहा है दोस्तों जो पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अपनी किसी नई योजना के उपयोग में लिए जाएंगे। मतलब जो आंकड़े पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं और उन आंकड़ों को वो रखा इसलिए कि इनसे और नए आंकड़े बनाए जा सके। तो देखिए जो नए आंकड़े बनाए जा सके तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि वो कौन से आंकड़े होंगे? तो आपका आंसर होगा द्वितीयक आंकड़े। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? द्वितीयक आंकड़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आंकड़ों के प्रकार हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं। आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं, पहला आपका प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए प्राथमिक सही है, द्वितीयक सही है, तृतीयक नहीं होता है, और ए एवं दो मतलब एक व दो दोनों। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सांख्यिकी कार्य नहीं है, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स में जो कार्य नहीं होता है उसकी अपने को पहचान करनी है दोस्तों। तो पहला आपका क्या है? आंकड़ों की पहचान। तो बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स में आंकड़ों की पहचान की जाती है, यह सत्य है। आंकड़ों का संग्रहण, तो कलेक्शन ऑफ डेटा तो अपन पढ़ ही रहे हैं, तो बिल्कुल आंकड़ों का संग्रहण भी किया जाता है। फिर आंकड़ों को बदलना, बिल्कुल देखिए आंकड़ों को नहीं बदला जाता है, स्टैटिस्टिक्स में कभी भी आंकड़ों का बदलाव नहीं किया जाता है, आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। हाँ, अब आंकड़ों को लेकर उससे नए आंकड़े बनाए जा सकते हैं उसके आधार पे, लेकिन परिवर्तन नहीं किया जाता। तो इसका मतलब सांख्यिकी का कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में अपना आंसर क्या होगा? तीसरा। बाकी चौथा ऑप्शन है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो बिल्कुल दोस्तों आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि निम्न में से गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। सबसे पहले बात करें गौण आंकड़ों की, तो गौण आंकड़े कौन से होते हैं दोस्तों? गौण आंकड़ों को कहा जाता है द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा। जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं उन्हीं का नाम क्या होता है? गौण आंकड़े होता है। अब ये कह रहा है कि द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े का स्रोत कौन सा नहीं है इन चारों में से? तो पत्र पत्रिकाएं बिल्कुल स्रोत होता है। सरकारी प्रतिवेदन, तो सरकारी प्रतिवेदन भी होता है। इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े, तो इंटरनेट पर जो संग्रहित आंकड़े होते हैं, जो इंटरनेट से जो डेटा लिए जाते हैं, वो भी आपके द्वितीयक आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही रहता है। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, कि व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे, तो स्वयं से किया गया सर्वे। तो स्वयं से किया गया मतलब अनुसंधान करता अगर प्रारंभ से कोई डेटा लेता है या स्वयं से करता है, तो ये कौन से डेटा कहलाएंगे दोस्तों? ये प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, आपका प्राइमरी डेटा कहलाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा स्रोत नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कौन सा नहीं है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि प्रेक्षणों 5, 6, 10, 15, 7, 9 का प्रास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले तो अपन प्रास के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रास होता क्या है। देखिए, प्रास या परिसर को लेकर अपन बात करें, कहीं जगह आपको प्रास या कहीं जगह आपको क्या मिलेगा? परिसर मिलेगा, जिसको इंग्लिश में अपन रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कोई व्यक्तिगत श्रेणी या आपको व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है, अभी अपन डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, क्योंकि श्रेणियों के भी प्रकार अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है, जो सीधी सीधी आपको डेटा दे दे कि ये कोई प्रेक्षण है जिसमें पहला प्रेक्षण 5, 6, 10, 15, 7 और 9 है, इनका प्रास ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रास ज्ञात करने का तरीका होता है कि आप अधिकतम मान में से जो प्रेक्षण का अधिकतम मान है, किसका? प्रेक्षण का अधिकतम मान में से क्या घटा देंगे? प्रेक्षण का न्यूनतम मान घटा देंगे। क्या घटा देंगे दोस्तों? न्यूनतम मान घटा देंगे। तो इनका जो अंतर आता है वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों? उसका प्रास या परिसर कहलाता है। तो देखिए इस प्रेक्षण में अगर सबसे अधिकतम वैल्यू की बात करें तो सबसे अधिकतम वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15। तो अधिकतम मान हो गया प्रेक्षण का 15, और यहाँ न्यूनतम कितना है दोस्तों? 5। तो इन दोनों का अंतर निकाला तो कितना आ गया? 10। तो यहाँ से अपने पास इस प्रेक्षणों का जो प्रास होगा वो कितना होगा? 10 होगा। कि ये प्रेक्षण का जो मान है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रास या परिसर। तो यहाँ से इसका प्रास और परिसर क्या होगा दोस्तों? 10 होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रेक्षणों 7, 8, 9, 12, 15, 17, 14, 8, 7, 4 का प्रास अथवा परिसर ज्ञात करिए। तो दोस्तों यहां पर भी ध्यान दीजिए, पहली बात आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक मान आप बार बार में रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो 7 है रिपीट हो गया है, 8 है रिपीट हो गया, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रास और परिसर में। तो अपन प्रास और परिसर निकालेंगे तो इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी है दोस्तों? किस प्रेक्षण का मान सबसे ज्यादा है? 17, ये हो गया। ठीक है, और सबसे कम कितना मान है? यहाँ सबसे कम की बात करें, न्यूनतम की बात करें तो 4 आ रहा है। अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 13 आएगा। तो यहाँ पर इस व्यक्तिगत श्रेणी का जो प्रास और परिसर है वो आपका कितना रहेगा? 13 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 3 ऑप्शन। चलिए बात करें आगे वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समक, देखिए दोस्तों समक का मतलब भी क्या होता है? आंकड़े ही होता है। आंकड़े को अपन समक या डेटा या आंकड़े कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा समक अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। देखिए माने जाते हैं और एक सदैव, दो चीजों में फर्क है।
अगर मैं यहाँ से सदैव लिखता हूँ कि सदैव विश्वसनीय होते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर अपन समक अधिक विश्वसनीय की बात कर रहे हैं तो मतलब अपना ये हो गया कि अगर 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें प्राथमिक द्वितीयक आंकड़े पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं है, तो इन 2 आंकड़ों की बात हो रही है कि प्राथमिक आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं या द्वितीयक आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, कि जैसे अपनी कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो भी क्रियाविधि होती है तो जो उसका जो मालिक होता है वो सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे करता है, सबसे ज़्यादा विश्वास करेगा वो अपने ही एम्प्लॉय पे या अपने ही जो असिस्टेंट पे या अपने ही क्लिक पे। ठीक है, अगर अपन द्वितीयक आंकड़े को लेकर करें कि कंपनी का कोई डेटा बाहर से अपने पास आ रहा है, तो क्या अपन उस पर बात करेंगे, ज़्यादा अपन विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे किसी घर परिवार को लेकर बात करें और 2 लोगों में झगड़ा हो गया हो, और अगर कोई घर का बड़ा आदमी अगर उन झगड़े के बीच में आए और कहे कि भाई किसकी क्या गलती है, तो वो बड़ा आदमी ज़्यादा विश्वास किस पे करेगा, अपने जो परिवार का सदस्य है उस पर, जो दूसरा सदस्य है उस पर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो अपना परिवार का सदस्य है, जो भी बात वो बताएगा वो अपनी सही बताएगा। तो अगर यही बात अपन इस डेटाओं में बात करें कि प्राथमिक डेटा सही ज़्यादा विश्वसनीय होगा या द्वितीयक डेटा, तो इसके लिए दोस्तों आप ये समझिए कि कोई भी अगर घटना से या विषय से संबंधित जो डेटा मिलता है जो प्रारंभ से मिलता है, क्योंकि द्वितीयक डेटा तो क्या होता है, प्रारंभिक डेटा मिलने के बाद उससे नया डेटा तैयार करवाया जाता है, लेकिन जब अनुसंधानकर्ता अपन उसको प्रारंभ से ही उस डेटा को लेता है तो सीधी सी बात है कि अपने को ज़्यादा विश्वास किस पर रहेगा, प्राथमिक डेटा पे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा के अनुसार बनता है। कई बार ऐसे हो सकता है कि प्राथमिक जो डेटा है, किसी भी घटना घटित हो सकती है कि प्राथमिक डेटा में कुछ गलतियां हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उन मिस्टेक को लेकर ही द्वितीयक डेटा बनाया गया, तो सीधी सी बात है द्वितीयक डेटा उसके कंपेयर में क्या हो गया, अविश्वसनीय हो गया, या मतलब विश्वास ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर बात करें दोनों के कंपेयर में, तो मैं सदैव नहीं कह सकता, क्योंकि प्राथमिक डेटा सही रहेगा तो द्वितीयक डेटा भी सही हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन सदैव को ना लिखकर अगर दोनों में कंपैरिजन करें कि प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में कौन सा डेटा विश्वसनीय होगा, तो आंसर अपना तो कौन सा होगा दोस्तों, प्राथमिक डेटा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास आंसर क्या होगा, प्राथमिक डेटा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। बात करें इससे आगे वाले क्वेश्चन की, देखिए मुद्रित लिपियों द्वारा प्राप्त आंकड़े निम्न में से कौन से होंगे। पहली बात तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और मुद्रित लिपियों से प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, द्वितीयक आंकड़े। ये शायद पहली क्लास में मैंने द्वितीयक आंकड़ों के एग्जाम्पल में भी लिखवाया था कि मुद्रित लिपि द्वारा प्राप्त जो आंकड़े हैं वो आपके द्वितीयक आंकड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां है। देखिए मैंने अभी डिस्कस किया था कि प्राथमिक आंकड़े 2 विधियों से निकाले जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रत्यक्ष अन्वेषण जिसको अपन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, और दूसरा प्रोक्ष अन्वेषण जो इनडायरेक्ट। तो दोनों ही ये क्या है दोस्तों, प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां है। तो ये दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट बात करें, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपने अभी जो पिछला जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड, और उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण से पहले दोस्तों उसका वर्गीकरण अपन समझते हैं कि आंकड़ों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कैसे उसको सारणी रूप में और वर्गीकरण रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों आंकड़ों के वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण क्यों करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अपना यह आता है कि वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, तो एक एक पॉइंट को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण का उद्देश्य। वर्गीकरण के उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट है तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त बनाना।
जो भी दोस्तों आपको डेटा दे रखा है, जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं, उनको बिल्कुल सरलतम रूप में और संक्षिप्त रूप में आप जितना लिख सकते हो वो कोशिश यहाँ स्टैटिक्स के में की जाती है। तो पहला उद्देश्य ये है कि कोई भी बड़ा सा आंकड़ा दे रखा हो, उस बड़े से आंकड़े को बिल्कुल एक व्यवस्थित क्रम में लिखें और उसको सरल और संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करें। दूसरा, तथ्यों के मान पर समानता, तथ्यों के मान में समानता व असमानता स्पष्ट करना। जो भी तथ्य होते हैं, जो भी आंकड़े होते हैं, उसमें क्या समानता है, समान जो तथ्य हैं या आंकड़े हैं उनको अलग रखना, असमान को अलग रखना या उनको एक सीक्वेंस में सेट करना, ये सारी बातें से उद्देश्य के अकॉर्डिंग आती है। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होना, कि अगर अपन 2 या 3 डेटाओं को आपस में तुलना करें, उनके बीच अनुपात बनाए हैं या उनके बीच कंपैरिजन करें, तो वो थोड़ा सा आसान रहे, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में रखेंगे तो आप तुलना भी अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है तथ्यों को तर्कपूर्ण आधार पर प्रस्तुत करना। अगर आप आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, चाहे वो ग्राफिकली हो, चाहे वो सारणीयन हो, चाहे वर्गीकरण हो, तो उसमें जो तथ्य आपने जिस प्रकार से लिखे हैं उसका एक तर्कपूर्ण, एक ना बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में उसका एक मीनिंग निकल के आनी चाहिए। तो ये भी एक उद्देश्य रहेगा आपका। नेक्स्ट, तथ्यों को वैज्ञानिक तथा बोधगम्य ढंग से व्यवस्थित करना। तथ्यों को जो भी उसकी साइंटिफिक तरीका है या जो भी उसका एक सही तरीका है, उस सही तरीके से आप अगर व्यवस्थित करेंगे तो वो उसके एक उद्देश्य के एक पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट, सारणीयन एवं बाह्य विश्लेषण की क्रियाओं करने का आधार लेना, कि कोई भी अगर तथ्य आप अगर व्यवस्थित कर रहे हो तो चाहे आप सारणी रूप में करो चाहे वर्गीकृत रूप में, उसके एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को अपने को क्या करना होता है, एक बेस मानकर अपन उस चीज़ का व्यवस्थित क्रम में अपन उसको प्रेजेंट करना होता है। तो ये कुछ उद्देश्य थे दोस्तों जो आंकड़ों का वर्गीकरण में सहायक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण के प्रकार। देखो दोस्तों, जो भी अपने पास डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, उसका वर्गीकरण टोटल 4 रूप में किया जा सकता है, जिसमें पहला आपका है गुणात्मक वर्गीकरण, ठीक है, दूसरा भौगोलिक वर्गीकरण, तीसरा समयानुसार वर्गीकरण और चौथा संख्यात्मक वर्गीकरण। देखिए इन चारों में से अपन बात करने वाले हैं अपने चैप्टर में संख्यात्मक वर्गीकरण की। तो हल्का हल्का देख लीजिए कि इन चीजों में अपन क्या करते हैं। सबसे पहली बात करें गुणात्मक वर्गीकरण की, तो दोस्तों गुणात्मक वर्गीकरण के अकॉर्डिंग किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है कि आंकड़ों का जो गुण होता है, ठीक है, आंकड़ों का गुण होता है, गुण के आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है, गुण के आधार पे आप यहाँ से समझिए कि जैसे आप एक क्लास है, क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों में आपने एक गुण लिया कलर का, है ना, रंग का। आपने कहा कि गोरे रंग वाले, सफ़ेद रंग वाले, काले रंग वाले, अलग अलग सीक्वेंस में आपने उनको वर्गीकृत कर दिया। तो किसी भी गुण को लेकर, आंकड़ों या उस प्रेक्षणों के गुण को लेकर अगर आप वर्गीकृत करते हैं तो वो आपका किस में आता है, गुणात्मक वर्गीकरण में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण का मतलब निकल के आता है दोस्तों कि जो आंकड़ों की परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थिति, कौन सी, भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो वर्गीकरण होता है वो आपका भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट समयानुसार वर्गीकरण। तो समयानुसार का मतलब हो गया कि अगर अपन किसी कंपनी के प्रॉफिट को देखें कि 2019 में क्या था, 2020 में क्या है, 2021 में क्या है, तो एक समय के अनुसार उनका प्रॉफिट या लॉस आप वर्गीकृत कर रहे हो, या प्रॉफिट और लॉस देख रहे हो कि इस सन के अंदर कंपनी को प्रॉफिट था, इस सन के अंदर कंपनी को लॉस था। तो इन सारी चीज़ों को जो चीज़ें को देखकर उनको ना आधार बनाकर जो वर्गीकृत किया जाता है वो आपका समय अनुसार है। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि समय के अनुसार जो वर्गीकृत किया जाता है वो आपका क्या हो गया, समय अनुसार वर्गीकृत, ठीक है। नेक्स्ट है संख्यात्मक वर्गीकरण। तो संख्याओं का मतलब आंकड़ों को, जो आंकड़े आपको संख्यात्मक रूप में दे रखे हैं तो उसका वर्गीकरण अपन संख्यात्मक वर्गीकरण के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों इन चारों में से अपना कौन सा पढ़ने वाले हैं, संख्यात्मक वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट संख्यात्मक वर्गीकरण। देखिए संख्यात्मक वर्गीकरण से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन यहाँ से देख लेते हैं।
जिसमें सबसे पहली बात आती है दोस्तों बारंबारता एवं बारंबारता बंटन। देखिए बारंबारता और बारंबारता बंटन होती क्या है, इस पर अपन बात करें। देखिए बारंबारता होती है, इसको अपन आवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती, ठीक है, या आप इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? एफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। अब बारंबारता क्या होती है, अगर इसको परिभाषा को लेकर अपन बात करें दोस्तों, तो बारंबारता में केवल इतनी सी बात अपन कहेंगे कि किसी श्रेणी में प्रेक्षणों की संख्या या आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो कि किसी श्रेणी में प्रेक्षण जो होते हैं प्रेक्षण की वह संख्या जो बार बार में गठित होती है, आवर्ती या क्या कहलाती है दोस्तों? बारंबारता कहलाती है, ठीक है। आवर्ती और क्या कह सकते हैं? बारंबारता। तो जैसे कोई भी अपने पास श्रेणी है, उसमें जो प्रेक्षण आपको दिए गए हैं, तो उसमें से कुछ प्रेक्षण बार बार में रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल से आप इस चीज को समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई व्यक्तिगत श्रेणी है, प्रेक्षण आपको दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 5 2 3 3 5 3, ठीक है, ये है। इसमें अगर मैं कहूं कि बारंबारता, 3 की बारंबारता बताओ, किसकी बारंबारता बताओ? 3 की बारंबारता। आपको कहे कि 3 की बारंबारता बताइए, तो यहां पर आप 3 की बारंबारता बताएंगे तो आप देखेंगे कि यहां 3 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, तो यहां 3 की बारंबारता कितनी है दोस्तों? 4 है। तो ये 4 इस 3 की क्या हो गई दोस्तों? बारंबारता हो गई। तो मैंने कहा कि किसी श्रेणी में प्रेक्षण की वह संख्या जो बार बार में गठित हो रही है, वो आपकी क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल को लेकर अपन बात कर लें। जैसे अगर अपन बात करें कि कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रेक्षण दे रखे हैं, प्रेक्षण में जैसे मान लीजिए कि 5 है, 4 है, 7 3 2 5 5 3 5 5 8 12 15, ठीक है, 4 3 2 5 3 1, ठीक है। इसमें आपको यहां बताना है, अगर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये कहूं कि आप मेरे को ये बताइए कि 2 की बारंबारता कितनी होगी? किसकी? 2 की बारंबारता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को यहाँ पर 4 की बारंबारता बताइए कि 4 की बारंबारता कितनी होगी। और ऐसे ही मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछूं कि अगर आप यहाँ पर 5 की बारंबारता बता पाते हैं तो आंसर बताइए फटाफट। तो देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिएगा कि जो भी आपको यहाँ श्रेणी दे रखी है उसमें आप चेक करेंगे 2 की बारंबारता देखनी है। तो देखो 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? देखो एक बार ही आ गया, फिर यहाँ से 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो इस 2 की बारंबारता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। फिर 4 की बारंबारता की बात करें तो देखो 4 कितनी बार आ रहा है? 1। फिर यहाँ से कितनी बार आ रहा है? 2 बार ही आ रहा है। तो यहाँ 4 की बारंबारता आपकी 2 होगी। फिर 5 की बारंबारता की बात करें तो देखिए 5 की बारंबारता कितनी बार आ रही है, या 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, फिर आप यहाँ पर करो 6। तो 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों? 6 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से 5 की बारंबारता कितनी होगी? 6 होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया है कि बारंबारता क्या होती है। अब दोस्तों बात करते हैं बारंबारता बंटन पर, ठीक है। देखो बारंबारता बंटन क्या होता है दोस्तों? बारंबारता बंटन में अपन कहते हैं
कि यदि प्रेक्षणों तथा उनकी बारंबारताओं को या बारंबारता को सारणी रूप में लिखा जाए तो वह बारंबारता बंटन कहलाता है। वह बारंबारता बंटन कहलाता है। बात समझ में आई दोस्तों? मैंने यहां पर क्या बताया कि जो प्रेक्षण होते हैं वो और उनकी बारंबारता को किस रूप में लिखें अपन? सारणी रूप में। अगर आप सारणी रूप में लिख पाते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? बारंबारता बंटन कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे अपने पास ये दे रखा है एग्जाम्पल कि कुछ प्रेक्षण है, जैसे कि 3, 2, 5, 7, 8, 9, 3, 2, 4, 1, 5, ठीक है। और यहाँ पर 6, 7, 3, 2, 4, 5 ये कुछ प्रेक्षण आपको दे रखा है। इन प्रेक्षण से अपने को बारंबारता बंटन बनानी है। तो मैंने कहा कि ये जो प्रेक्षण है वो और इनकी बारंबारता को अगर अपन एक सारणी रूप में लिखें तो देखिए यह इस प्रकार से अपन बारंबारता बंटन बनाते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं प्रेक्षण, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं बारंबारता, जिसको किससे प्रेजेंट करते हैं दोस्तों? एफ से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यह बारंबारता हो गई। अब यहां से देखिएगा, आपको प्रेक्षण के रूप में क्या क्या दे रखा है? देखिए प्रेक्षण के रूप में आपको 1 दे रखा है, फिर 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, 4 भी, 4 के बाद 5 भी दे रखा है, 6, 7, 8 और 9, ठीक है ना। तो आपको यहां से प्रेक्षण के रूप में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दे रखा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब दोस्तों आपको यहां पर बताना है कि इनकी बारंबारता क्या है। तो देखिए 1 को लेकर बात करें तो 1 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, है ना। तो ये आपका 1 हो गया। फिर 2 कितनी बार आ रहा है दोस्तों? देखो 1, फिर 2, है ना, और फिर कितनी बार? 3 बार। तो 2 3 बार आ रहा है तो आपने यहां पर 3 लिख दिया। फिर देखिए 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, फिर 2 बार आ रहा है और फिर 3 बार आ रहा है, तो 3 भी आपका 3 बार आ गया। फिर यहां से 4 की बात करें तो 4 कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 1 और 2 बार, तो ये 2 बार आ गया। फिर 5 की बात करें तो देखिए 1, 2 और 3, तो ये 5 3 बार आ गया। फिर ऐसे ही अगर 7 की बात करें, 6 की बात करें तो 6 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है? देखो 1 और 2 बार आ रहा है। 8 की बात करें तो दोस्तों कितनी बार आ रहा है? 1 बार। और यहाँ 9 की बात करें तो 9 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो देखिए इस प्रेक्षण को, इन प्रेक्षण को इनकी प्रेक्षण और इनकी बारंबारता के रूप में आप लिख देंगे तो यही चीज आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? बारंबारता कहलाती है। क्या कहलाती है? बारंबारता। बात समझ में आ गई? तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि बारंबारता और बारंबारता बंटन क्या होता है। कि बारंबारता को अपन आवर्ती भी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी भी होती है। इसका मतलब होता है कि जो प्रेक्षण जो है किसी भी श्रेणी में जो प्रेक्षण है वो जितनी बार आते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। और प्रेक्षण को और उनकी बारंबारता को अगर सारणी रूप में लिखा जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? बारंबारता बंटन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है संख्यात्मक वर्गीकरण के प्रकार। देखिए जो श्रेणियां होती है साधारणतः अपन उसको 3 रूप में देखते हैं। पहला जो होता है वो आपका व्यक्तिगत श्रेणी होती है, दूसरी आपकी खंडित एवं असतत श्रेणी होती है, तीसरी आपकी होती है अखंडित या सतत श्रेणी, ठीक है। अभी अपन बार बार में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो व्यक्तिगत श्रेणी है वो क्या है ना, जो आपकी खंडित श्रेणी है वो क्या होती है, अखंडित श्रेणी है वो क्या होती है। तो एक एक एग्जाम्पल से अपन चीजों को समझेंगे। जैसे श्रेणी से पहले 2 पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों
आरोही क्रम, ठीक है। कुछ क्रम जो है आगे अपन काम में लेते हैं इन सबको, तो कुछ क्रम की बात कर लेते हैं। एक तो आरोही क्रम होता है दोस्तों, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम को अपन इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप यहां से समझिए कि बढ़ता क्रम, क्या? बढ़ता क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, जिनको अपन बोलते हैं घटता क्रम। इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको, कि कुछ फ्रैक्शन हैं जिसमें जैसे मान लें 5 है, 7 है, 18 है, 21 है, फिर 8 है, ठीक है, 15 है, ठीक है, 15 हो गया आपका, 19 हो गया, फिर 32 हो गया। तो यदि अपन इसको आरोही क्रम में लिखे तो आरोही क्रम में कैसे लिख पाएंगे कि पहले आप छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया आपका। तो यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू आपकी कितनी है? 5 है, तो आपने यहाँ लिखा 5। उसके बाद कितना? 7। फिर 7 के बाद कितना आ रहा है दोस्तों? 7 के बाद आ रहा है आपका 8, तो आपने 8 लिख दिया। फिर 8 के बाद किसका आ रहा है क्रम? 15 का, तो 15। फिर 15 से बड़ा कौन सा है? 18। फिर क्या होगा दोस्तों? 19 होगा। क्या होगा? 19 होगा। और 19 के बाद क्या होगा? 21 होगा। और फिर लास्ट में क्या हो गया दोस्तों? 32 हो गया। तो इन जो फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, इनको आपने जो आरोही क्रम में लिखा है, तो आरोही क्रम क्या होगा? 5, 7, 8, 15, 18, 19, 21 और 32। और इन्हीं को ही अपन अवरोही क्रम में लिखें, तो इन्हीं को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो देखो घटता क्रम, तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ही देखिए अंतिम आप लास्ट में क्या लिख देंगे? सबसे छोटी। तो दोस्तों ये तो हो गया आरोही क्रम और ये हो गया आपका अवरोही क्रम। तो दोनों क्रम जो श्रेणियां हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों संख्यात्मक वर्गीकरण में जो 3 श्रेणियों की अपन बात कर रहे हैं, वो आपकी जो पहली है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी खंडित श्रेणी और तीसरी है अखंडित श्रेणी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी तो व्यक्तिगत श्रेणी होती है, कौन सी खंडित श्रेणी होती है, कौन सी अखंडित श्रेणी। तो एग्जाम्पल से ही आप इन चीजों को पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की। किसकी? व्यक्तिगत श्रेणी। इसको अपन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज होती है व्यक्तिगत श्रेणी। अब ये क्या होती है देखो, जैसे एग्जाम्पल को लेकर बात कर लो कि अपने पास कहा कि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी 8 हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 8 जो है वो क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। और इसने कहा कि अगर इन कक्षा 10 में जो 8 विद्यार्थी है, इनको कुछ मार्क्स मिले हैं किसी एग्जाम में, और वो मार्क्स इस प्रकार से हैं कि पहले विद्यार्थी को 5 मिले हैं, दूसरे विद्यार्थी को 7 मिले हैं, तीसरे विद्यार्थी को 12, चौथे विद्यार्थी को फिर 4 मिल गए हैं, 5वें विद्यार्थी को 3, छठे विद्यार्थी को आपको यहाँ पर 9 मिल रहे हैं, और 7वें विद्यार्थी को 11, और 8वें विद्यार्थी को अपन बात कर ले 17 अंक, ठीक है। तो आपने एक छोटी सी बात कही कि कक्षा 10 में 8 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या 8 है, और उनको किसी एग्जाम में जो प्राप्तांक है वो कितने हैं? 5, 7, 12, 4, 3, 9, 11 और 17। तो ये जो श्रेणी होती है, इस प्रकार की जो श्रेणी होती है, वो आपकी कौन सी श्रेणी कहलाती है दोस्तों? व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहलाती है? व्यक्तिगत श्रेणी। बात समझ में आ गई। अब इसी व्यक्तिगत श्रेणी से अपन किसकी बात करेंगे? खंडित श्रेणी की, जिसको अपन इंग्लिश में डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन अपन बोलते हैं। देखिए, तो सेकंड अपनी जो श्रेणी है उस पर अगर अपन बात करें तो सेकंड कौन सी है? करते हैं अपन सेकंड प्रकार की श्रेणी की, वो आपकी है खंडित श्रेणी। क्या है? खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी को असतत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, असतत श्रेणी, ठीक है। इंग्लिश में इसको अपन डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन बोलते हैं, डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन, ठीक है।
तो ये दूसरे प्रकार की आपकी श्रेणी है। ये किस प्रकार की श्रेणी होती है, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 10 है, कक्षा 10 में जो मार्क्स है, मार्क्स वो आपको 1, 2, 3, 4 और 5 तक की बात कर रहा है, ठीक है। कि किसी कक्षा 10 में जो विद्यार्थी को जो मिलने वाले मार्क्स है, जो अंक है, जो प्राप्तांक है, वो 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। और अब बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट या विद्यार्थियों की संख्या, तो मैं कहूं कि 1 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को मिले विद्यार्थी कितने हैं, 3 है। 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 5। 3 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, 7। 4 अंक प्राप्त करने वाले हैं कितने, 1। और 5 अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स हो गया, ठीक है ना, आपके प्राप्तांक हो गए। और ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या आपकी क्या हो गई, बारंबारता हो गई, ठीक है। ठीक है, ये तो आपकी क्या हो गई दोस्तों, बारंबारता हो गई। विद्यार्थियों की संख्या f है, और यहाँ पर ये जो मार्क्स है वो क्या हो गया, आपका वर्ग हो गया, ठीक है, जिसको अपन अक्ष बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की श्रेणी को कौन सी श्रेणी कही जाती है दोस्तों, खंडित श्रेणी कही जाती है या असतत श्रेणी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, टोटल जो आपके फ्रैक्शन है यहाँ पे वो कितने होंगे, तो आप देखो 3, 5, 8, 7, 15, 1, 16, 16 और 2 कितने हो गए, 18। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ कितनी आ रही है, 18 आ रही है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वो आपकी खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी के रूप में देखी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तीसरे प्रकार की श्रेणी। तीसरी प्रकार की श्रेणी जो होती है वो है अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी, जिसको अपन सतत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, सतत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अखंडित जो श्रेणी होती है वो आपकी सतत श्रेणी भी होती है दोस्तों। इसको अपन इंग्लिश में कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यू क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें कि किस प्रकार की श्रेणियां होती है, तो एक तो अपन ये बोल देता है कि जिस श्रेणी में, आप यहां से समझिए कि जिस श्रेणी में वर्ग अंतराल की बात होती है, किसकी, वर्ग अंतराल की, क्लास इंटरवल की, तो वर्ग अंतराल की जो बात होती है वो श्रेणी आपकी कौन सी श्रेणी कहलाती है, अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी, ठीक है। आगे और भी अपन चीजें पढ़ेंगे। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, तो पहले तो इसके एग्जांपल से जो श्रेणी है वो अपन चेक करते हैं, फिर इसके बारे में और अपन बात करेंगे कि क्या वर्ग अंतराल होता है, क्या इसकी सीमाएं होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे कक्षा 10 है, कक्षा 10 में ही मैं बात कर लेता हूँ कि ठीक है, जो प्राप्तांक है उस प्राप्तांक को मैंने सेट कर दिया कि 0 से 5 अंक लाने वाले, 5 से 10 अंक लाने वाले, 10 से 20 अंक लाने वाले, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर दी कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, विद्यार्थियों की जो संख्या है, जो आपकी यहाँ पर बारंबारता बन रही है, ठीक है। तो इसको आपने श्रेणी के रूप में लिया इस प्रकार से। और मैंने यहाँ कहा कि 0 से 5 अंक लाने वाले, 0 से 5 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 12। फिर 5 से 10 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 7। फिर 10 से 20 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, मान लो कि 15 है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है दोस्तों, वो आपकी कौन सी श्रेणी कहलाती है, अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ शब्दावली को लेकर अपन बात कर ले। तो यहाँ तक तो ये तो चीज़ आपको पता चली गई है कि इसे तो अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ये तो क्या होती है, बारंबारता होती है। क्या होती है, बारंबारता, ठीक है, जो f है। इस श्रेणी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, बारंबारता बंटन कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारता बंटन कहते हैं, ठीक है। फिर
यहां पर बात करें तो दोस्तों ये क्या होता है, वर्ग अंतराल। क्या होता है, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल का मतलब हो गया कि कहां से कहां तक की बात हो रही है। और वर्ग अंतराल में ये जो पहली वैल्यू होती है, उस पहली वैल्यू को अपन बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। ठीक है, लोअर लिमिट के नाम से जानते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, और जो दूसरी वाली जो इसमें वैल्यू होती है उसको अपन उच्चतम सीमा या उच्च सीमा के नाम से जानते हैं, उच्चतम सीमा या उच्च सीमा, जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, अपर लिमिट। क्या कहते हैं दोस्तों, अपर लिमिट। ये बात समझ में आई। इसके बाद देखो दोस्तों, यहां से अपने को वर्ग बनाना होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल से क्या बनाना होता है, वर्ग बनाना होता है। तो वर्ग बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर ये फॉर्मूला ध्यान में रखना दोस्तों कि वर्ग मतलब वर्ग को अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, अक्ष से। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है कि किसी भी यहां पर अगर अपन वर्ग की बात करें तो उस वर्ग की जो वैल्यू होती है, जो प्राप्तांक होगा, वो आपका होगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2। अगर लोअर लिमिट में अपर लिमिट का भाग लगाते हैं, किसका, 2 का भाग लगाते हैं, तो यहां से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से इन चीजों के बारे में और भी अपन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि तीनों श्रेणियों के बारे में आपको समझ में आ गया कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, खंडित या असतत श्रेणी क्या होती है, और ये जो अखंडित श्रेणी है वो क्या होती है। तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसी अखंडित श्रेणी में 2 प्रकार की श्रेणियां होती है। ठीक है, जो अखंडित श्रेणी होती है, अखंडित श्रेणी ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक को तो अपन बोलते हैं अपवर्जी, एक को तो क्या बोलते हैं, अपवर्जी श्रेणी। ठीक है, और दूसरी जो श्रेणी होती है वो होती है समावेशी श्रेणी। कौन सी श्रेणी दोस्तों, समावेशी श्रेणी। तो श्रेणी आपकी यहाँ जो अखंडित श्रेणी है, जो सतत श्रेणी है, वो 2 प्रकार से होती है। पहली आपकी अपवर्जी श्रेणी होती है, दूसरी होती है समावेशी श्रेणी। अब देखो अपवर्जी और समावेशी को अपन देखो चेक करते हैं कि कौन सी अपवर्जी होती है, कौन सी समावेशी होती है। तो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक एग्जाम्पल है इस प्रकार से कि कुछ फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, है ना, कुछ क्या दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखे हैं, जैसे 2, 5, 8, 10, 15। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास है 20, 21, 23 और यहाँ पर लास्ट ले लेते हैं 25। तो ये कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं। इस फ्रैक्शन से अपने को अखंडित श्रेणी के अंदर अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी दोनों बनानी है, अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी दोनों बनानी है। ठीक है, तो यहां से देखिए चेक करते हैं अपन, यहां से देखिए श्रेणी बनाते हैं। तो श्रेणी में देखिएगा तो सबसे पहला जो अपने पास यहां पर ब्लॉक लिखा जाएगा वो आपका क्या लिखा जाएगा, वर्ग अंतराल। क्या रखा जाएगा दोस्तों, वर्ग अंतराल। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, बारंबारता या आवर्ती। अब देखिए वर्ग अंतराल अपन लेके देखते हैं यहां से। जैसे मान लीजिए कि अपने पास यहाँ से 2 से लेके 25 तक चल रहा है, तो क्यों ना अपन यहाँ पर 10-10 का वर्ग अंतराल ले लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि लेट जो क्लास इंटरवल है, जो वर्ग अंतराल है, वो मैं कितना मान रहा हूँ, 10 मान रहा हूँ। वर्ग अंतराल कितना मान रहा हूँ, प्रत्येक वर्ग का 10। तो मैं यहाँ 0 से 10 लिख देता हूँ, फिर 10 से आपका क्या रहेगा 20, फिर आपका 20 से कितना रहेगा दोस्तों 30। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो इन्हीं में वेरी कर रही है। चलिए ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी क्या आ रही है। तो देखिए 0 से 10 तक के कितने लोग आ रहे हैं। देखिए आप यहाँ बात करोगे 2, है ना, 2 के बाद 5, 5 के बाद कितना 8, है ना, फिर उसके बाद 10 आ गया, कितना आ गया 10। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि अपवर्जी श्रेणी की क्या विशेषता होती है। पहली विशेषता, अपवर्जी श्रेणी में अपन बात करते हैं कि यहां पर जो किसी पिछले वर्ग की है ना, पिछले वर्ग की उच्च सीमा किसके बराबर होती है, अगले वर्ग की
अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। क्या अब बात समझ में आ रही है कि पिछले वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। तो यहां पर आप देखिएगा कि इस देखो पिछले वर्ग का जो उच्चतम सीमा है वो आगे वाले वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है, ठीक है। और यहां से आप देखिए इस वर्ग की अगर जो उच्च सीमा है वो आगे वाले वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई कि पिछले वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वो अगले वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर किसी भी वर्ग को लेकर बात करें, जैसे मान लो मैं इस वर्ग को लेकर बात कर रहा हूं, यहां पे इस वर्ग को लेकर बात कर रहा हूं, तो यहां 0 से आपने 10 कहा, तो यहां पे जो इस वर्ग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आएगी, इस वर्ग के अंदर जो बारंबारता आएगी, तो आप यहां से देखिए कि इस वर्ग में 0 शामिल है लेकिन क्या नहीं है, 10 शामिल नहीं है। 10 किस में शामिल होगा दोस्तों, अगले वर्ग में। भाई दोनों की इक्विवेलेंट है, तो आप यहां से कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये अगर 10 आया है तो 10 में किस में शामिल करूं, ऊपर वाले वर्ग में शामिल करूं या नीचे वाले वर्ग में। तो आप यहां से कहेंगे कि अगर मैं अपवर्जी श्रेणी की बात कर रहा हूं तो जो उच्च सीमा होती है वो अगले, है ना, किसी वर्ग की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग के अंदर आएगी। तो यहां पर अगर 10 की बात करें तो 10 यहां आएगा कि यहां आएगा, तो आप कहेंगे सर 10 तो यहां आएगा। अगर 20 को लेकर बात करें तो 20 कहां आएगा, यहां पे आएगा या इससे आगे आएगा, तो आगे वाले वर्ग में 20 इसमें आएगा। बात समझ में आई क्या। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर केवल इतना लिख सकते हैं कि किसी वर्ग की उच्च सीमा उस वर्ग में शामिल नहीं होती है, उस वर्ग में शामिल नहीं होती है। तो अर्थात आप क्या लिखेंगे कि आगे वाले या अगले वर्ग में शामिल होती है, अगले वर्ग में शामिल होती है। बात समझ में है क्या। तो दो बातें मैंने आपको बताई अपवर्जी श्रेणी के अंदर कि यहां पर इसकी जो पिछले वर्ग की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है, और दूसरा कि किसी भी वर्ग में अगर उसके उच्च सीमा की बात करें तो उस सीमा उस वर्ग में शामिल नहीं होती, उससे आगे वाले वर्ग में शामिल होती है। तो यहां से श्रेणी कैसे बनेगी, तो अब देखिए 0 से 10 तक का कितना है, 2, 5 और 8, ठीक है। तो कितनी बारंबारता हो गई दोस्तों, 3। फिर देखिए 10 किस में शामिल होगा, इसमें, तो 10, 15, 10 और 15 ही रहेगा, तो यहाँ पर इसकी f की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। फिर देखिए 20, 21, 23 और 25 किस में शामिल होगा, नेक्स्ट 20 से 30 वाले वर्ग में, तो कितनी हो गई बारंबारता दोस्तों, 4 हो गई। तो 0 से 10 आपकी कितनी होगी, 3, 10 से 20 कितनी होगी, 2, 20 से 30 कितनी होगी, 4। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वो आपकी अपवर्जी श्रेणी कहलाती है। बात समझ आ गई दोस्तों। अब इससे आगे बात करते हैं समावेशी श्रेणी में, ठीक है। तो देखिए इसी एग्जाम्पल को लेकर अपन समावेशी श्रेणी की बात करते हैं। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया CI, ये आपका F हो गया। यहाँ आपने जो वर्ग अंतराल बनाया है ये, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर अपन बात करें 0 से 10, तो देखिए 0 तो है नहीं यहाँ पे, तो क्यों ना अपन किसको कहां से ले ले, 1 से ले ले। तो अगर मैंने 1 से यहाँ पर 10 लिया है तो दोस्तों आगे जो होगा वो नेक्स्ट वाले पूर्णांक से शुरू होगा, तो वो 11 से कितना होगा दोस्तों, 11 से आपका कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 20, यहाँ नेक्स्ट क्या होगा, 21 से कहाँ पे, 30 पे। तो देखिए दोस्तों कि अगर यहाँ पर अपन बात करें इस फ्रैक्शन को लेकर कि कैसे अपन f की वैल्यू बनाते हैं, तो यहां से आप क्या कहोगे कि पहली इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या लिखोगे, पहली इंपॉर्टेंट बात कि पिछले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा समान नहीं होती,
नहीं होती है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो पिछले वर्ग की जो निम्न उच्च सीमा है, तो देखो ये उच्च सीमा है, अगले वर्ग की क्या है, ये निम्न सीमा, तो क्या समान है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ अपवर्जी में क्या होती है? समान होती है। दूसरी बात कि किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा, उच्च सीमा एवं निम्न सीमा उसी वर्ग में शामिल होती है, उसी वर्ग में शामिल होती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि अगर इस समावेशी श्रेणी की अपन बात करें तो यहां पर 10 भी इसी वर्ग में शामिल होगा, 1 भी इसी वर्ग में शामिल होगा। 20 और 11 को लेकर बात करें तो 20 भी इसी वर्ग में शामिल होगा और 11 भी इसी वर्ग में होगा। ऐसे 30 भी इसी वर्ग में शामिल होगा और 21 भी इसी वर्ग में शामिल होगा। तो किसी भी वर्ग की जो उच्च सीमा होती है और निम्न सीमा होती है वो उसी वर्ग में क्या होती है दोस्तों? शामिल होती है। तो उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं और दोनों श्रेणियों की भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि कौन सी श्रेणी समावेशी होती है, कौन सी श्रेणी अपवर्जी होती है। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों कि क्या क्या रहेगा यहाँ पे। तो देखो 2, 5, 8 और 10 ये किस में आएगा? 1 से 10 वाले में आएगा। फिर 15 और 20 किस में आएगा दोस्तों? ये इस सेकंड में आएगा। फिर देखिए 21, 23 और 25 किस में आएगा? ये नेक्स्ट में आएगा। किस में? 21 से 30 में। तो यहाँ से क्या आ गया? 3 आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो आपकी श्रेणी है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। चलिए बात करते हैं जस्ट इससे आगे। तो जो संचय आवर्ती, देखिए संचय आवर्ती को अपन इंग्लिश में लिखते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर शॉर्ट में लिखें तो CF लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों? CF लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या होती है, संचय आवर्ती की जो परिभाषा है वो क्या होती है। फिर एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो आप देखिए कि जब श्रेणी की आवर्तियों को जोड़ते हुए लिखा जाए, ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों कि जोड़ते हुए लिखा जाए तो क्रम से जुड़ी हुई आवर्तियां उस वर्ग की संचय आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संचय आवर्ती कहलाती है। ठीक है ना, संचय आवर्ती कहलाती है। अब देखिए किस प्रकार से अपन आवर्ती को जोड़ते हैं, एक एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जांपल, एक अखंडित श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये वाला पार्ट तो मैं ले लेता हूं वर्ग अंतराल। ठीक है, ये वाला मैं ले लेता हूं इसकी बारंबारता, और इसके बाद अपन बात करेंगे इसकी संचय बारंबारता CF की। ठीक है ना, तो मैं वर्ग अंतराल बना देता हूं कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, और 30 से कितना है? 40 है, फिर 40 से कितना है? 50 है। ये वर्ग अंतराल है अपने पास। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं कि मान लीजिए कि इसकी 5 है, इसकी 7 है, इसकी 11 है, इसकी 13 है और उसकी कितनी है? 8 है। तो ये आपको एक अखंडित श्रेणी दे दी। कौन सी दे दी? अखंडित श्रेणी। ये आप इसको सतत श्रेणी के नाम से जानते हैं। अखंडित श्रेणी आपको दे दी। अखंडित श्रेणी में ये इसकी क्या है? इस वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है, और इस वर्ग की ये क्या है दोस्तों? उच्च सीमा है। ऐसे ही सभी वर्ग की ये निम्न सीमा और ये क्या है? उच्च सीमा है। और ये आपको यहाँ पर बारंबारता और फ्रीक्वेंसी दे दी। अब अपन संचय आवर्ती की बात करें तो संचय आवर्ती में मैंने क्या कहा कि श्रेणियों की आवर्ती को जोड़ते हुए लिखा जाए। श्रेणियों की आवर्ती को जोड़ते हुए लिखा जाए
तो जो क्रम से जुड़ती हुई आवर्तियां हैं वो उस वर्ग की क्या कहलाती है, संचय बारंबारता कहलाती है। तो यहां से देखिए, अगर इसकी संचय बारंबारता, इस वर्ग की 0 से 10 वाले वर्ग की संचय बारंबारता की बात करें तो यहाँ पे बारंबारता कितनी है दोस्तों, 5 है। तो आप यहाँ कितनी लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इसमें देखो, इस वर्ग की तो यही रहेगी क्योंकि इससे पहले वाला कोई वर्ग नहीं है, स्टार्टिंग वर्ग है। सेकंड वर्ग की बात करोगे तो आप इस 5 को किस में जोड़ दोगे दोस्तों, 7 में जोड़ दोगे। तो 5 और 7 कितना हो गया, 12। तो 10 से 20 जो वर्ग है, इस वर्ग की संचय बारंबारता कितनी है, 12 है। फिर देखिए 12 में आप कितना जोड़ देंगे, 11। तो ये कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा। तो ये 23 इसकी, इस वर्ग की क्या हो गई, संचय बारंबारता। फिर यहाँ पर 23 में आप 13 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। ये 36 क्या है, इस 30 से 40 वर्ग की संचय बारंबारता है। और 36 में यदि आपने 8 जोड़ा तो दोस्तों कितना बना, 44। तो ये 44 कौन से वर्ग की संचय बारंबारता है, 40 से 50 वाले वर्ग की संचय बारंबारता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग की संचय बारंबारता आपने ज्ञात कर ली। और यही चीज मैंने आपको बताई है कि किसी वर्ग की संचय बारंबारता उस वर्ग तथा उससे पहले वाले वर्ग, देखिए एक परिभाषा और भी अपन लिख सकते हैं कि किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग तथा उससे पहले वाले वर्गों की बारंबारता के योग के बराबर होता है, बात समझ में आई क्या दोस्तों, या होती है। तो यहां से आप देखिएगा कि अगर 23 की बात करें कि इस वर्ग की बारंबारता, तो इस वर्ग की बारंबारता कैसे निकालेंगे आप दोस्तों। यहां देखिए कि 23 की अगर बात करें तो 23 बना कैसे, 23 बना 5, 7 और 11 से। तो 5 + 7 + 11 बराबर कितना बन रहा है दोस्तों, 23 बन रहा है। तो देखिए इस वर्ग की जो संचय बारंबारता है वो इस वाले वर्ग की बारंबारता और इससे पहले वाले वर्गों की बारंबारता के योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर देखिएगा कि आप यहां से इसकी संचय बारंबारता किससे बनेगी, इन तीनों के योग से। अगर आप इस वर्ग की बारंबारता देखें, इस वर्ग की, तो इन दोनों की किससे बनेगी, योग से बनेगी। इस वर्ग की बारंबारता देखिए तो इस वर्ग के योग से बनेगी। और नेक्स्ट आप देखिएगा कि अगर यहां से इस वर्ग की बारंबारता देखें तो इनकी सबके योग से क्या बनेगी, ये बारंबारता बनेगी। फिर आप यहाँ इस वाले वर्ग की बात करके देख लो, तो यहाँ से देखो इन सब के योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ जो 44 है वो क्या है, बारंबारताओं का योग है, बारंबारताओं का योग है। तो सिग्मा fx बराबर क्या होती है दोस्तों, CF होती है। क्या होती है, सिग्मा fx बराबर क्या होती है, CF। तो अंतिम वर्ग की जो बारंबारता, संचय बारंबारता की बात करें, अंतिम वर्ग की, कौन से वर्ग की बात हो रही है, अंतिम वर्ग की। तो अंतिम वर्ग की जो संचय बारंबारता होती है वो किसके बराबर होगी, सिग्मा f के बराबर होगी, सिग्मा f के बराबर होगी, ठीक है, बारंबारताओं के योग के बराबर होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब इस पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो संचय बारंबारता कब होती है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि संचय जो आवर्ती है, जो संचय बारंबारता है वो कब होती है, तो कब होती है इसकी स्थिति आप देखिए। अगर इसकी स्थिति की अगर अपन बात करें तो अपन ये कहेंगे कि किसी भी अखंडित श्रेणी में, ठीक है, जब किसी अखंडित श्रेणी में वर्ग अंतराल के साथ, है ना, वर्ग अंतराल के साथ में आपका क्या हो सकता है, से कम। देखिए एक संचय बारंबारता किससे बनती है, से कम से बनती है ना, से कम, अथवा दूसरी जो संचय बारंबारता है वो किससे बनेगी दोस्तों, से अधिक से। किससे बनेगी, से अधिक से, है ना। तो से कम या से अधिक शब्द वर्ग अंतराल के साथ से कम या से अधिक शब्द लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, तो वह आवर्ती
ठीक है, वह आवर्ती क्या कहलाती है? संचयी आवर्ती होती है। क्या होती है दोस्तों? संचयी आवर्ती होती है। मतलब कि अगर कोई वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल के साथ, वर्ग में से कोई भी सीमा के साथ, वर्ग अंतराल में आप यहां लिख सकते हैं में वर्ग सीमा के साथ, किसके साथ? में वर्ग सीमा के साथ। किसके साथ दोस्तों? वर्ग सीमा के साथ। अगर वर्ग सीमा के साथ से कम और से अधिक दो शब्द लिखे हुए हों तो ऐसी जो आवर्ती है वो किस में आती है? संचयी आवर्ती में आती है। मैंने क्या कहा, एक बार वापस रिपीट करना, कि जब किसी अखंडित श्रेणी में वर्ग अंतराल के साथ, वर्ग सीमा के साथ से कम और से अधिक शब्द लिखा हुआ हो, कौन सा? से कम और से अधिक शब्द लिखा होता है, तो ऐसी स्थिति में आप उस आवर्ती को क्या कहेंगे? संचयी आवर्ती कहेंगे। ठीक है, तो ये यहां से आपको समझ में आ गया कि संचयी आवर्ती की कौन सी स्थिति होती है? दो स्थितियां होती है, एक से कम की और से एक से अधिक की। अब दोस्तों एग्जांपल्स और इसके ग्राफ से समझते हैं कि से कम और से अधिक से क्या चीजें क्लियर होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं से कम से कम। ठीक है, एक एग्जाम्पल को लेकर अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई अखंडित श्रेणी है इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ पे आपको f दे रखा है और यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है? CF ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग अंतराल में ले लेता हूं कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से आपका क्या है? 40 है और 40 से आपका क्या मान लेता हूं मैं? 50 मान लेता हूं। आवर्ती अपने पास है 3, 2, 5, 3, 2, 10 और 7। ठीक है, ये इसकी क्या है दोस्तों? आपकी आवर्ती है। मैं से कम की बात कर रहा हूँ। से कम का मतलब आप समझिएगा, पहले अपन इसकी CF ज्ञात करते हैं, फिर एक एक चीजें बारीकी से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो CF ज्ञात करें तो यहाँ से CF कितनी होगी? यहाँ से कितनी रहेगी? 5। फिर 5 में क्या जुड़ेगा? 3, तो 5 से 3 8, फिर 8 में कितना जुड़ेगा? 2, तो कितना बनेगा? 10। 10 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20, और 20 में 7 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 27। तो ये 5, 8, 10, 20 और ये क्या है? 27 है। ये से कम से है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि 10 से कम, आप यहां समझो कि से कम की स्थिति है, तो अगर संचय बारंबारता की अपन बात करें तो ये क्या होगा कि संचय बारंबारता में ये जो 5 आ रही है वो किसके लिए आ रही है? कि 0 से 10 है ना, तो से कम का मतलब हो गया 10 से कम। 10 से कम जो भी अंक होंगे, अब अंक मान के चलिए यहाँ पे कि ये आपका जो वर्ग अंतराल है वो किसके अकॉर्डिंग है? अंकों के अकॉर्डिंग है, प्राप्तांक के अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ से समझूं कि 0 से 10 पर संचय बारंबारता कितनी है? CF, तो 10 से कम अंक के लिए CF कितनी हो गई आपकी? 5 हो गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए 20 से कम की बात करेंगे। किससे कम की बात करेंगे? 20 से कम अंक, 20 से कम अंक। ऐसे इस वर्ग के लिए क्या बात करोगे कि 30 से कम अंक। 30 से कम अंक के लिए संचय कितनी है? 10 है, तो 30 से कम अंक। ठीक है, ऐसे ही यहां क्या करेंगे? 40 से कम अंक। ऐसे ही यहां आप किससे करेंगे? 50 से कम अंक। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो संचय बारंबारता आपकी ये रहेगी। ठीक है, अब अगर इसको ग्राफ से लेकर देखें तो देखिए से कम की स्थिति में ग्राफ कैसे क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अपना एक ग्राफ है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर क्या है दोस्तों? 0 है। अब देखिए यहाँ से अपन ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि वर्ग अंतराल है 10, ये वर्ग अंतराल है 20, ये वर्ग अंतराल है 30, ये वर्ग अंतराल है 40 और ये वर्ग अंतराल है कितना? 50। अब इनकी जब यहाँ से वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से भी मैं मार्क कर देता हूँ कि ये 10 वाला वर्ग का है, ये यहाँ पर ये 20 वाला है। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्या है? 30 वाला है, यहाँ से आपका दोस्तों क्या है? ये 40 वाला है। तो ये आपने ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में आप देखिएगा कि किस प्रकार से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए
सबसे पहले अपन 0 से 10 की बात करें। देखो 0 से 10 के लिए संचय बारंबारता कितनी है, 5 है। तो आप यहाँ से देखिए 5 लिख दीजिएगा। 0 से लगभग ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। फिर 10 से 20 की बात करें, 10 से 20 के लिए, 10 से 20 के लिए यहाँ पर संचय बारंबारता कितनी आ रही है, 20 से कम, है ना। 20 से कम अंक के लिए 8 आ रही है, तो 8 लगभग कहाँ आएगी दोस्तों, 8 लगभग मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। ये 10 के बराबर आ गई है। देखो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि 8 आपके यहाँ आ गई। फिर आप देखिएगा 20 से 30 कितनी है, 10 है। तो 20 से 30 पर कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर देखिए 30 से 40 कितनी है, 20 है। तो 30 से 40 आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ। और फिर 40 से 50 कितनी है, 27 है। 40 से 50 में आप 27 लगभग आप कितनी मानेंगे, इतनी मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पॉइंट ड्रॉ कर दिया कि 0 से 10 आपके 5 है, 10 से 20 आपकी 8 है, आपकी 20 से 30 आपकी कितनी है, 10 है। फिर 30 से 40 कितनी है, 20 है। और 40 से यहाँ पर अगर 50 की बात करें दोस्तों तो कितनी है आपकी, 27 है। अब इनको अपन मिला देते हैं, ठीक है। तो मिला देते हैं तो देखो कैसे प्राप्त हो रहा है दोस्तों, यहाँ से इसको मिला दिया ऐसे, तो ये आपका ग्राफ मिला, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या हुआ दोस्तों, बढ़ता हुआ मिला या घटता हुआ। देखो दो प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं, किससे कम संचय आवर्ती से जो ग्राफ आपका होता है उसमें वृद्धि होती है, वर्धमान मिलता है या ह्रासमान मिलता है, घटता हुआ मिलता है या बढ़ता हुआ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से अपन चल रहे हैं, इधर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आपका ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, वर्धमान मिलेगा, या आप इसको कह सकते हैं बढ़ता हुआ मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ट्यूशन के माध्यम से और भी ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा जो मैंने यहाँ प्रैक्टिकली आपको समझाया है। तो ये स्थिति बनती है दोस्तों से कम की, है ना। अब ऐसे ही अगर से अधिक की बात करें दोस्तों, तो यहां से अधिक से भी बात कर लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट है अपने पास से अधिक। से अधिक, इसको भी देखो एक एग्जांपल से अपन चीजों को समझते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है जिसमें मैं वर्ग ले लेता हूं CI, उसके बाद F है, और फिर अपने को ज्ञात करनी है CF। से अधिक से, किससे, से अधिक से, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, जैसे मान लो 0 से मैंने क्या लिखा 10, फिर मैंने 10 से लिख दिया क्या 20, फिर 20 से क्या हो गया दोस्तों 30, फिर 30 से क्या हो गया 40, ठीक है। तो ये मैंने वर्ग अंतराल में 4 वर्ग लिए हैं, इनकी संचय बारंबारता मैं मान लेता हूं। इसकी जो बारंबारता है 3, 5, 3, ठीक है, 2 और कितने मान लेता हूं 10 मान लेता हूं। अब से अधिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, से अधिक का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये 0 या 0 से अधिक, 0 या 0 से अधिक, किसके साथ, निम्न सीमा के साथ। भाई उच्च जो से कम की बात है तो उस सीमा से कम होगा। भाई कम से कम की बात है तो कम का मतलब सीमा से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर उच्च सीमा से कम होगा और यहाँ पर ये क्या होगा, निम्न सीमा से बड़ा होगा। तो यहाँ पर से अधिक की बात करेंगे तो निम्न सीमा के साथ अपन बात करेंगे। तो निम्न सीमा में देखिएगा 0 से 10 में आप क्या है होगा, यहाँ पर CF 0 या 0 से अधिक अंक की बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 10, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 या 10 से अधिक। अब देखिए मैंने 10 इसमें शामिल किया है। मैंने आपको 3 श्रेणियां बताई थी जिसमें लास्ट 2 श्रेणी अपन बात कर रहे थे अखंडित श्रेणी की। और अखंडित श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की श्रेणी होती है, अपवर्जी और समावेशी। तो अपवर्जी में मैंने आपको बताया था कि अपवर्जी में उच्च सीमा इसमें शामिल नहीं होती, अगले वर्ग में शामिल होती है। तो ये आपकी अपवर्जी श्रेणी है। इसलिए देखिए निम्न सीमा के साथ अगर से अधिक में मैं बात करूंगा तो आप यहाँ समझिए कि 0 इसमें शामिल रहेगा और 0 से अधिक अंक, ठीक है। फिर यहाँ 10 या 10 से अधिक अंक। और यहाँ के लिए क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ के लिए आपकी क्या श्रेणी बनेगी कि 20 या 20 से अधिक, 20 या 20 से अधिक अंक, ठीक है। और ऐसे अगर अपन बात करें इसकी तो ये आप क्या लिखोगे 30 या 30 से अधिक अंक, इस प्रकार के वर्ग में आपकी आएगी। अब देखिए दोस्तों इसकी संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं।
वो यहाँ नीचे से अपने को, अब से अधिक की बात हो रही है ना, तो से अधिक से अपन नीचे से बारंबारता अपन जोड़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ से देखिए ये कितना रहेगा आपका, ये आपका 10 रहेगा, फिर 10 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12, फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर अब 15 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये जो आपकी संचय बारंबारता बनी है वो किसकी बनी है, से अधिक से बनी है। अब देखिए इसके अगर अपन यहाँ पर ग्राफ की बात करें तो देखो ग्राफ में अपने पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या है दोस्तों 0 है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए कि आपका यहाँ से वर्ग अंतराल 10 है, यहाँ से वर्ग अंतराल 20 है, यहाँ से आपका वर्ग अंतराल 30 है और यहाँ वर्ग अंतराल कितना है दोस्तों 40 है। फिर यहाँ पर देखो ये उच्चतम सीमा अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ निम्न सीमा अपन ले रहे हैं, निम्न सीमा और उससे अधिक की बात हो रही है। इधर पे आप देखिएगा जैसे मान लो इसको मैं 10 मान रहा हूँ, ये आपका 20 है, ये आपका कितना है 30 और ये आपका कितना है 40। अब यहाँ से अपन देखो ग्राफ बनाते हैं तो 0 से 10 के लिए अब कितना हो रहा है 20, तो आप देखिएगा 0 से 10 के लिए आप यहाँ से 20 की बात कर रहे हो। ठीक है, फिर आप 10 से 20 के लिए कितने की बात कर रहे हो, 10 से 20 के लिए 15 की, तो लगभग 15 आपका यहाँ होगा, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। 20 से 30 की बात करें तो ये कितना होगा दोस्तों लगभग 12 होगा, तो आप यहाँ से, है ना। और 30 से 40 की बात करो तो आप कितना होगा दोस्तों, 30 से 40 की बात करेंगे तो आप देख लिए कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से इन ग्राफ को अपने को मिलाना है, तो मिलाएंगे तो किस प्रकार से, देखिए आपने ऐसे मिलाया इधर इधर इधर, ठीक है ना। तो ये ग्राफ अपने को क्या मिला, जो से अधिक की बात होती है तो से अधिक में जो संचय बारंबारता का जो ग्राफ मिलता है वो आपका ह्रासमान होता है या घटता हुआ मिलता है। क्या मिलता है, घटता हुआ। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि से कम की स्थिति में जो ग्राफ मिलता है वो आपको वर्धमान या बढ़ता हुआ प्राप्त होता है, और जो से अधिक की बात होती है तो ग्राफ यहाँ घटता हुआ या ह्रासमान आपको प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पर दोनों ग्राफ को से कम और से अधिक से अगर अपन बात करें, ठीक है, से कम और से अधिक दोनों ग्राफ की अगर अपन बात करते हैं तो इस स्थिति में जो दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं, जहां एक दूसरे को काटते हैं, तो वहां से अगर लंब एक्स एक्सिस पे खींचा जाता है तो वो वहां पर उस जो आपकी अखंडित बारंबारता होती है उसका माध्यिका का मान होता है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि संचय आवर्ती से किसका मान ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन में आपको दे दे समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ह्रासमान ग्राफ और जो वर्धमान ग्राफ है संचय बारंबारता में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु से यदि एक्स एक्सिस पर लंब खींचा जाता है तो जहां पर वो वैल्यू मिलती है वो उस अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी की माध्यिका होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इससे आगे अपन बात करते दोस्तों आंकड़ों का सारणी रूप में प्रस्तुतिकरण। देखिए आंकड़ों का सारणी रूप में प्रस्तुतिकरण अपन किस रूप में देखेंगे, मिलान चिन्ह या टैली मार्क। क्या, टैली मार्क, दोनों एक ही बात है। तो मिलान चिन्ह में अपन बारंबारता को कैसे लिखेंगे, एक एग्जांपल से अपन चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, ठीक है। इसमें ये आपका यहाँ पे वर्ग है जिसमें आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ से इनकी जो बारंबारता है, बारंबारता f, वो मैं लिख लेता हूँ 2 4 5 7 8 और 12, ठीक है। तो दोस्तों अपने को यहां से इन सभी बारंबारताओं का क्या लिखना है, मिलान चिन्ह लिखना है। क्या लिखना है, मिलान चिन्ह, ठीक है। अब देखो मिलान चिन्ह अपन कैसे लिखेंगे, देखिए कि यहां वर्ग 1 है और इसकी बारंबारता कितनी है, 2 है।
तो देखिए मिलान चिन्ह लिखने का तरीका आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 1 को मिलान चिन्ह में कैसे लिखेंगे अपन, 1 ही लिखेंगे। देखो इस प्रकार से एक लाइन अपन खींचेंगे। फिर 2 की बात करें तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2 के लिए अपन 2 लाइन खींचेंगे, ये स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। फिर 3 के लिए मिलान चिन्ह क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 हो जाएगा। फिर 4 के लिए मिलान चिन्ह कितना होगा, तो आप 4 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 और 4। और ऐसे अगर 5 की बात करें दोस्तों, तो देखो 5 के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर देखो 4 लाइन तो अपन खींच देंगे, 1 2 3 और 4, तो ये 4 लाइन आपने बराबर में खींच दी। अब यहाँ 5 के लिए क्या करोगे कि देखो क्वेश्चन भी आया था, कंफ्यूज मत होना कि जो 5वीं लाइन है वो आप यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, इस 5 का मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है। फिर 6 की बात करें तो 6 के लिए आप देखिएगा 1 2 3 4 और ये तो हो गया 5 और ये कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। फिर 7 की बात करें तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, उसके बाद ये 6 और ये क्या हो गया दोस्तों, 7 हो गया। तो इसी प्रकार यदि अपन यहाँ पर मिलान चिन्ह लिखना चाहें तो आप देखिएगा किस प्रकार से लिख पाएंगे कि ये अपने पास 2 है, तो ये 1 और ये कितना हो गया, 2। फिर 4 की बात करें तो 1 2 3 और क्या हो गया, 4। फिर 5 की बात करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। फिर 7 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, है ना। फिर 6 और कितना हो गया, 7। फिर 8 की बात करें तो 1 2 3 4 और इस प्रकार से 5, फिर 6 7 और 8 हो गया। और ऐसे ही 12 की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10 और ये कितना हो गया, 1 और 2 12। तो इस प्रकार से दी गई बारंबारताओं के मिलान चिन्ह के रूप में अपन चीजों को लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेके, जैसे मान लो कि आपको 27 को लिखना है कि 27 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो आप अगर 27 का मिलान चिन्ह आपसे पूछे तो आप यहाँ से क्या करोगे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए दोस्तों, 5 10 15 और 20 हो गया। 27 की बात हो रही है ना, तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया, फिर 25 और 2 कितने हो गए, 27। तो इस प्रकार से 27 का मिलान चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बातें भी आप लोगों को समझ में आ गई है। यहाँ से रीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे वाली वीडियो में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज इस वीडियो में करवाए हैं वो, और इसके अलावा अपन बात करेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी क्लासें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।